हेलो एवरीवन, आई एम कृष्णकांत और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बीट साइंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, बीट साइंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इस सब्जेक्ट से। तो इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए आपको बीट साइंस के बारे में, बीट्स के बारे में थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए। और बीट्स क्या हैं, बीट साइंस क्या है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको डीपली कॉन्सेप्ट्स और काफ़ी सारे जो डायमंड्स हैं अकॉर्डिंग टू बीस, वो सारे सब क्लियर होने चाहिए। तो आज हम बीट साइंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा बीट साइंस का फर्स्ट लेक्चर है और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बीट्स साइंस और बीट्स, ये बीट्स होते क्या हैं? क्योंकि बीट्स का जो इंग्लिश में मीनिंग है, ये इंग्लिश वर्ड है और बीट्स का जो इंग्लिश मीनिंग है वो है नॉट वैल्यूबल फॉर यूज एंड नॉट फॉर ब्यूटी। एनी प्लांट्स नॉट वैल्यूबल फॉर यूज एंड नॉट फॉर ब्यूटी। ऐसा प्लांट्स जिसका कोई या तो सौंदर्य से कोई मतलब नहीं है, ना ही उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू, ना ही कोई इकोनॉमिक यूज है, तो ऐसे प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। वीड्स की और भी जो डेफिनेशंस हैं, जो सबसे पहले हम देखते हैं कि वीड्स की जो डेफिनेशन है जो जैथरो टुल ने दी है। जैथरो टुल को फादर ऑफ वीड साइंस भी कहा जाता है और फादर ऑफ टिलेज, मतलब कर्षण, जिसे हिंदी में कर्षण कहते हैं, फादर ऑफ टिलेज भी कहा जाता है। जैथरो टुल ने जो डेफिनेशन दी है, बीच इज द प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड। ऐसा प्लांट जो वहाँ उग रहा है जहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ हम नहीं चाहते कि वो वहाँ उगे, ऐसे प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। वीड्स की और भी काफ़ी डेफिनेशंस हैं। वीड्स आर अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसे हम नहीं चाहते कि वो वहाँ उगे, ऐसे प्लांट्स को वीड्स कहते हैं। एनी प्लांट्स ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट डिजायर्ड। कोई ऐसा पौधा जहाँ उग रहा है जहाँ उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। Weeds are the plant growing where, growing out of place and time। ऐसी जगह जहाँ जहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और उस समय पर कोई आवश्यकता नहीं है, जिस पर्टिकुलर समय पर वो उग रहा है। हो सकता है उसकी कभी भविष्य में जरूरत हो, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर, जिस टाइम पर वो उग रहा है, उसकी जरूरत ना हो, तो ऐसे प्लांट्स को भी हम वीड ही कहेंगे। हालांकि वो क्रॉप प्लांट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उस एक पर्टिकुलर टाइम पे क्रॉप प्लांट्स की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर वो बिना टाइम के हो गए तो फिर वो बीड्स की कैटेगरी में आता है। बीड्स ऐसा कोई भी प्लांट हो सकता है जो हमें हार्मफुल इफेक्ट्स दे, जो हमारी क्रॉप्स को क्वालिटी को रिड्यूस करे, या फिर हार्मफुल इफेक्ट दे ह्यूमन बींग्स पे, या फिर प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करे। कोई भी प्लांट्स ऐसा बीड्स हो सकता है। जैसा कि यहाँ क्लियर हो चुका है, ये डेफिनेशन है बीड साइंस की। और अब नीचे देखेंगे, इसमें जो क्रॉप लॉसेस है उसका डाटा कुछ दिया हुआ है। देखिए, एक इकोनॉमिक स्टैंडर्ड दिया होता है किसी भी लॉस का, चाहे वो पेस्ट के द्वारा लॉस हो, चाहे वो डिजीज के द्वारा लॉस हो, चाहे वीड्स के द्वारा क्रॉप लॉस हो। यानी कि क्रॉप का जो इकोनॉमिक लॉस है वो उसका एक स्टैंडर्ड है, वो है 5% लॉस। अगर कोई भी क्रॉप्स 5% लॉस किसी के कारण हो रही है तो उसे इकोनॉमिक मतलब मैनेजमेंट फैक्टर में रखा जाता है। चाहे तो वो क्रॉप्स हो, क्रॉप्स के वीड्स हो, पेस्ट हो, कोई भी डिजीज हो। तो यहाँ जो एडवांस कंट्रीज हैं उनका जो लॉस हो रहा है वीड्स के थ्रू, वो 5% से लेके 7% तक होता है। 5% से 7% का यील्ड लॉस होता है एडवांस कंट्रीज में। और दूसरा हम देखें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहाँ जो एडवांस कम्प्लीटली नहीं है, जहाँ के वो रिसोर्सेज अवेलेबल इतने अच्छे नहीं हैं जो क्रॉप बीड्स को मैनेजमेंट कर सके अच्छे से, तो वहाँ पे जो उन कंट्रीज में जो बीड्स लॉस होता है वो 25% दिखाया गया है। अच्छा, इंडिया का जो क्रॉप यील्ड लॉस है ड्यू टू बीड्स, वो 31.5% है। और ये जो डाटा वो दिया गया है, ये डायरेक्टरेट ऑफ बीड रिसर्च
एक इंस्टीट्यूट है जो जबलपुर मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश है, और जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1989 में हुआ है। तो जिसके द्वारा ये एक मेरे ख्याल 2090 में एक वैक्सीन आई थी जिसके डाटा लिया गया है। तो हम नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वीड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन्स हैं, या फिर क्रॉप ग्रोथ को हार्म कर रही हैं, या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी को हार्म कर रही हैं। तो हम इस टॉपिक पे थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है इंटरेक्शन विथ क्रॉप्स एंड कॉजेज यील्ड रिड्यूक्शन। तो इंटरेक्शन देखिए, क्रॉप्स और वीड्स का जो इंटरेक्शन होता है वो नेगेटिवली भी हो सकता है और पॉजिटिवली भी। तो इसके जो इंटरेक्शंस के जो डायमेंशन है वो इन्हें 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो ये 6 पार्ट्स हैं वो कंप्लीटली वीड्स के और क्रॉप्स के जो इंटरफेरेंस हैं उनके अकॉर्डिंगली इनको डिवाइडेड किया गया है। तो जो सबसे पहला इंटरेक्शन है वो हो सकता है म्यूचुअलिज्म, कॉमोलिज्म सेकंड नंबर, तीसरा है पैरासिटिज्म, चौथा है न्यूट्रलिज्म, पांचवा है एमोनलिज्म, और छठा है कॉम्पिटिशन। ये जो छठा डायमेंशन है, ये जो इंटरेक्शन का टाइप है 6 नंबर कॉम्पिटिशन, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि सभी इम्पोर्टेंट हैं, इसका हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे ये क्या है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में ही हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्रॉप वीड इंटरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ज़्यादातर जो बेसिक है वो इसी से है, और ये बेसिक होना भी ज़रूरी है थोड़ा सा। तो हम हालांकि ब्रॉडली ये अभी वैसे ही हम थोड़ा डिस्कस कर दिया है कंप्लीटली कि ये छह तरह के जो इंटरेक्शंस होते हैं ये क्रॉप्स और वीड्स के इंटरमीडिएट्स में पाए जाते हैं। दूसरा है इनका जो इंटरमीडिएट होता है कंपटीशन के थ्रू, ये काफी हद तक क्रॉप्स के ऊपर जो उसके चीज हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ कुछ डाटा दिया गया है जो स्पेशली क्रॉप्स में वीड्स के थ्रू रिडक्शन होता है यील्ड्स में। तो राइस जो कि इम्पोर्टेंट क्रॉप है, इसमें ट्रांसप्लांटेड राइस में 30 to 40% लॉस ड्यू टू वीड्स होता है। जबकि देखा जाए तो डायरेक्टली सोइंग जो राइस है उसमें 70 to 80% लॉस होता है वीड्स के थ्रू। यहाँ ये डाटा थोड़ा सा डबल हो जाता है, क्योंकि जो ट्रांसप्लांटेड राइस है ना, वहाँ थोड़ा सा वीड्स को इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं मिल पाता है, और जो क्रॉप्स हम सो करते हैं डायरेक्टली वो ऑलरेडी ग्रोथेबल होती हैं, मतलब उनका थोड़ा ग्रोथ पहले की पहले हुआ है, उन्हें थोड़ा सा स्टेबलिश होना है सिर्फ। जबकि वीड्स वहाँ स्टार्ट से जर्मिनेट करते हैं, तो जर्मिनेशन से ग्रोथ होने में उन्हें थोड़ा टाइम लगता है, तब तक राइस अपना ग्रोथ कंप्लीट कर लेती है और कवर कर लेती है वीड्स को, एरिया को। इस वजह से थोड़ा सा जो ट्रांसप्लांटेड राइस है वहाँ 30 to 40% ही वीड्स के जो रिडक्शन है यील्ड्स का वो हो पाता है। ट्रांसप्लांटेड राइस में वीड्स जो राइस क्रॉप्स है उसके साथ साथ ही जर्मिनेट होते हैं, साथ साथ ग्रो करते हैं, और वीड्स में क्वालिटी पाई जाती है रैपिडली ग्रोथ की। तो ये रैपिडली की जो राइस के प्लांट्स हैं उनसे थोड़ा रैपिडली ग्रोथ कर लेते हैं और वो राइस को कवर कर लेते हैं। इस वजह से जो डायरेक्टली सोइंग राइस है उसमें 70 से 80% तक रिडक्शन हो पाता है। अच्छा, बेसिक नॉलेज के लिए एक और चीज़ बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड या इंजूर्ड प्लांट्स क्रॉप्स होते हैं, सबसे ज़्यादा जो यील्ड रिडक्शन होता है वो होता है एक तो कैरेट्स में और शुगर बीट्स में। सबसे ज़्यादा शुगर बीट्स में होता है। देखिए, इसका पीछे एक थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन है कि जो शुगर बीट्स और ये कैरेट्स होती हैं
ये फैलो क्रॉपिंग के अंतर्गत होती हैं। यानी कि देखा जाए तो ये एक फेरो हो गया, यहाँ से ये ग्रो होना शुरू होती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि वीड्स में एक कैरेक्टर होता है कि वो रैपिडली ग्रोथ हो जाती है उसकी। तो ये रैपिडली ग्रोथ होती है, और ये इनका जो वेजिटेटिव पार्ट्स है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मतलब ज़्यादा धरती से जो अर्थ सरफेस है उससे ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेंटीमीटर अपर हो पाता है सिर्फ वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है इसका। और जो वीड्स हैं वो ऑलरेडी रैपिड ग्रोथ होते हैं और इस ऊपर तक उग जाते हैं, फिर इसे कवर कर लेते हैं। तो इसको ना तो प्रॉपरली सनलाइट मिल पाती है और ना ही कोई एक्स्ट्रा जो सनलाइट का जो प्रोडक्शन होता है, जो ये अपना ग्लूकोज प्रोडक्शन करती है, जो सनलाइट से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो वो नहीं हो पाती है। और दूसरा कि ये जो सरफेस एरिया है, जो स्लोप है, यहाँ से ये वीड्स अपना जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, वो अपने आप को अपने वेजिटेटिव ग्रोथ्स को कंप्लीट करने में यूज कर लेते हैं, जिससे ये टोटल यील्ड रिडक्शन हो पाता है यहाँ की अबव देन 80% तक, 80% से अधिक तक जो ये शुगर बीट्स क्रॉप होती है इसमें रिडक्शन, यील्ड रिडक्शन पाया जाता है ड्यू टू वीड्स। और उसके बाद कैरेट्स में यील्ड रिडक्शन पाया जाता है। हालांकि ये भी 70 to 80% डायरेक्टली सोइंग राइस में है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर कहीं पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड प्लांट क्रॉप्स कौन सी है, सबसे ज़्यादा वीड से इफेक्टेड क्रॉप्स कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा शुगर बीट्स है, उसके बाद कैरेट्स है, और उसके बाद ट्रांसप्लांटेड राइस आता है। अच्छा, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वीट। वीट में 15 से 30% यील्ड रिडक्शन होता है। इसके पीछे भी एक मेन पर्पस है। मैंने जैसे कि बताया कि कोई भी क्रॉप इतना इफेक्टेड हो पाती है, सबसे पहले तो उसका रूट सिस्टम, और दूसरा उसका जो कवरेज एरिया जितना भी वो कवरेज करता है। हालांकि वीट में एक क्वालिटी पाई जाती है टिलेज की। अच्छा, ये टिलर्स जो होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर लेते हैं, और क्रॉप्स को जो वीड्स प्लांट्स होते हैं ये टिलर्स हो जाते हैं, और वीड्स प्लांट्स इतनी जल्दी ये कवर नहीं कर पाते, एरिया थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। और दूसरा कि राइस के अकॉर्डिंगली वीड्स में थोड़ा सा डीप रूट सिस्टम होता है, तो ये न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा सा सब सरफेस से ले लेता है, और इतना इफेक्टेड यील्ड इसकी नहीं होती है। दूसरा है सोरगम और मेज। मेज और सोरगम ये काफ़ी इफेक्टेड क्रॉप्स हैं, ओरिजिन में 50 to 70% यील्ड रिडक्शन ड्यू टू वीड्स पाया जाता है। क्रॉप्स जो नेक्स्ट क्रॉप्स है हमारी, वो है खरीफ में पल्सेस। पल्सेस में 40 से 60%, और सोयाबीन जो कि 40 से 60%, ये भी क्रॉप्स की कैटेगरी में ही है, ये सिमिलर है दोनों डाटा, 40 to 60%। हालांकि क्रॉप्स थोड़ा सा अलग अलग हैं। और जो काउपी है, जैसे कि मैं बता दूं कि काउपी भी एक कवर क्रॉप के थ्रू यूज की जाती है। काउपी सभी बीड्स को कवर क्रॉप के रूप में यूज की जाती है। काउपी जो होती है ये इतना क्षेत्रफल को कवर कर लेती है, जो सरफेस एरिया है उसे काउपी अच्छे से कवर कर लेती है और वीड्स को ग्रो ही नहीं होने देती है। तो जो सबसे कम इन्फेक्टेड क्रॉप्स है वीड्स के ज़्यादा, तो वो काउपी है। काउपी एक कवर क्रॉप्स है, ये सॉइल इरोजन को भी रिट्रैक्ट करती है, सॉइल वाटर इरोजन से, विंड इरोजन से। काउपी बहुत ही, और सबसे बड़ी ये कि ये एक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग क्रॉप्स है ड्यू टू राइजोबियम बैक्टीरियाज। तो नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट क्रॉप से आते हैं हमारे ग्राउंड नट। ग्राउंड नट में 40 से 50% तक यील्ड रिडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट क्रॉप है हमारी मस्टर्ड। मस्टर्ड 10 से 15% सिर्फ वीड से इफेक्टेड होती है, तो इसके पीछे एक पर्पज है कि मस्टर्ड में डीप रूटिंग सिस्टम पाया जाता है। हालांकि जो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है वो सरफेस एरिया पर ही कवर हो पाती है। जो मस्टर्ड में डीप रूट सिस्टम होता है वो अपना सब सरफेस से सॉइल्स को जो न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, वो सारा एब्जॉर्ब करती रहती है, और इस वीड्स की वजह से थोड़ा सा कम इन्फेक्टेड होती है। देखिए तो अदर क्रॉप्स के अकॉर्डिंगली वो थोड़ा सा कम इन्फेक्टेड होती है। मस्टर्ड के बाद रवि पल्सेस है। अच्छा, रवि पल्सेस में 20 से 30% तक यील्ड रिडक्शन ड्यू टू वीड्स होता है। हम देखा था कि पिछली बार जो खरीफ क्रॉप्स में 40 to 60% तक यील्ड लॉस होता है, वहीं रवि क्रॉप्स में
20 to 30% तक यील्ड लॉस होता है। तो देखते हैं कि जो बरसात का सीजन होता है वो खरीफ सीजन में पाया जाता है, और बरसात के सीजन में ज़्यादातर वीड्स अपना जो इन्फेक्शन है वो मतलब कहते हैं कि टॉप पे होता है, पीक पे होता है जो बरसात के सीजन में। और मेज में भी ये 50 से 60% तक का जो यील्ड रिडक्शन होने का जो मेन जो पर्पज है वो यही है कि बरसात के सीजन में वीड्स का इन्फेक्टेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यहाँ देखा तो यही अंतर दिख रहा है थोड़ा सा 20 से 30%, और लगभग 2 गुना तक डिफ्रेंसिएशन होता जा रहा है, क्योंकि जो बरसात के सीजन में यील्ड का इन्फेक्टेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि कंप्लीटली उन्हें मॉइस्चर इन्वायरमेंट सब कुछ उसी सीजन में मिलता है। तीसरा है कॉटन। कॉटन बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसमें भी 40 से 50% तक यील्ड लॉस ड्यू टू वीड्स होता है। हम देखिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वीड्स है वो है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो जैसा कि तुम सभी जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन किसी भी फसल को कंप्लीटली ग्रो करने में जो इनकम इन्वेस्ट हुई है उसे हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कहते हैं। वीड्स की वजह से उसमें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, तो इसकी वजह से इरिगेशन, जैसे कि यहाँ इंक्रीज इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो हमारा तीसरा नेगेटिव इफेक्ट है, वहाँ देखते हैं तो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट थोड़ा सा बढ़ जाती है, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाती है। मैनेजमेंट, वीड्स का मैनेजमेंट करने में लेबर का इन्वेस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाती है। और इरिगेशन जैसा कि मैंने बता ही दिया। हार्बिसाइड केमिकल कंट्रोल में भी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाती है। केमिकल कंट्रोल में एक जो डाटा है वो कम से कम 10%, 5 से लेके 10% तक कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो कि केमिकल वीड मैनेजमेंट में इन्वेस्ट होती है, और वीड्स की वजह से काफ़ी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाती है। तीसरा हमारा है कि इंक्रीज इरिगेशन रिक्वायरमेंट। देखिए इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्यों ज़्यादा हो जाती है, हालांकि क्रॉप्स को भी इरिगेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन एक तो प्लांट पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इरिगेशन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। दूसरा है कि सरफेस एरिया जो कि ट्रांसपायरेशन है, और डीप परकुलेशन और एवेपोरेशन और रन ऑफ, ये 3-4 जो मेजर्स हैं जिनसे वाटर लॉस होता है। देखिए यहाँ दिखाया गया है कि जो ट्रांसपायरेशन से होता है वो 15 to 30% लॉस। ट्रांसपायरेशन का मतलब है कि प्लांट वाटर को लेता है और वाटर को अपने यूज करता है फॉर द कंजम्पटिव यूज होता है। कंजम्पटिव यूज का मतलब होता है कि जो वाटर होता है उसे अपने ड्राई मैटर प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स यूज करते हैं। तो वो जो कंजम्पटिव यूज होता है वो केवल 1% वाटर सिर्फ कंजम्पटिव यूज के लिए होता है। बाकी जो ये डाटा यहाँ दिखाया गया है 15 to 30% लॉस, ये केवल ट्रांसपायरेशन लॉस होता है जो कि ड्यू टू प्लांट्स होता है। जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनके थ्रू इवेपोरेशन, देखिए इसके ऊपर एक अलग से पर्टिकुलर लेक्चर लेना पड़ेगा कि इवेपोरेशन होता क्या है और क्या इसका मैकेनिज्म्स है और ये क्या इंपॉर्टेंस है इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन को थोड़ा सा ब्रॉडली ऐसे ही समझ लीजिए कि ये प्लांट्स को टेम्परेचर कंट्रोल करने में और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो करने के लिए और ड्राई मैटर प्रोडक्शंस करने के लिए ये ट्रांसपायरेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखने को मिल रहा है कि 30% तो ये सीधा ही आपको दिख रहा है कि 30% डायरेक्टली ट्रांसपायरेशन के थ्रू ही यूज हो रहा है। तो जितने भी वीड्स पॉपुलेशन होगी वहाँ पे इतने ही उसी के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 30% लॉस तो वैसे हो रहा है। और दूसरा है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे ही सरफेस एरिया यानी कि प्लांट्स की जो क्रॉप्स हैं वो भी सरफेस एरिया में ही होती हैं, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो सरफेस एरिया सनलाइट जैसे ही प्लांट्स की लीफ से पड़ती है तो भी वहाँ से ट्रांसपिरेशन लॉस काफ़ी अधिक होते हैं। हम अब इस पर चलते हैं। प्रोवाइड अल्टरनेट होस्ट फॉर पैथोजन एंड पेस्ट्स। इसका मतलब है कि देखिए ये 2 तरह के एक्शंस होते हैं, कि देखिए 2 तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं पेस्ट के और क्रॉप्स के जो इंट्रैक्शन होते हैं उसमें 2 तरह के मैकेनिज्म पाए जाते हैं। एक तो अल्टरनेटिव
और दूसरा ऑब्लिगेटिव। अल्टरनेटिव क्या होता है कि कोई भी प्लांट्स और जो इंसेक्ट का या पेस्ट का किसी का भी जो रिलेशन होता है वो एक अल्टरनेट के थ्रू होता है। अल्टरनेट का मतलब आप समझते हैं कि कोई भी अपना एक विकल्प ढूंढ लेना। तो जो अल्टरनेटिव इंटरेक्शन होता है उसमें कुछ पेस्ट जब कोई पर्टिकुलर क्रॉप्स में आते हैं तो वो उसके ना होने के बावजूद, यानी कि अगर मान लीजिए कोई राइस में राइस हॉपर है, अगर वो राइस की अवेलेबिलिटी ना हो तो वीड्स पे अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है और नेक्स्ट टाइम जो हम राइस क्रॉप कल्टीवेट करते हैं तो उसमें अपना अटैक कर देता है। दूसरा है कि इसमें कुछ दिखाया गया है टेबल्स में, इन्हें नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। यहाँ पे कौन कौन सा क्रॉप्स किसका अल्टरनेट होता है, काफ़ी यहाँ से देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सेलेक्ट किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है एचेरेंथस एचाइनो, थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है, एचाइनोमेन स्पीसीज। एचाइनोमेन स्पीसीज देखिए ये ग्रास हॉपर यानी कि राइस का जो ग्रास हॉपर है उसका अल्टरनेट लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसका अल्टरनेट होता है एचाइनोमीन स्पीसीज। तो ये जो स्पीसीज है ये ग्रास हॉपर की राइस की अनअवेलेबिलिटी में ग्रास हॉपर की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में इसकी हेल्प करती है और नेक्स्ट सीजन में जैसे ही हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो ये उस पर अपना अटैक कर देता है। एफिड्स है ब्रेसिका और ब्रिंजल, जितने ये ब्रेसिका और ब्रिंजल के एफिड्स का जो अटैक होता है वो काफ़ी मात्रा में होता है। एफिड्स ये इंसेक्ट होता है जो कि जो क्रॉप्स की लीव्स हैं उनके निचले सतह से थोड़ा सा जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज है, उसको सक्शन करते हैं बाय द माउथिंग पार्ट्स। तो उसका जो ब्रेसिका कावेर है वो एफिड्स का अल्टरनेट है, जो कि नेक्स्ट सीजन में जैसे हम ब्रेसिका क्रॉप्स को हम उगाते हैं तो नेक्स्ट सीजन अटैक कर देता है। कॉटन का और रेड ग्राम का, ओकेरा का, टमाटो में लगने वाले ये जो ग्राम कैटरपिलर हैं, ये ब्रिंजल्स के कैटरपिलर हैं, उनको चीनोपोडियम एल्बम जिसे हम बथुआ कहते हैं और धतूरा स्पीसीज और एमरैंथस स्पीसीज जो कि अल्टरनेट के रूप में प्रोवाइड करते हैं, उसको सर्विस प्रोवाइडर्स कराते हैं, अल्टरनेट होस्ट के रूप में काम करते हैं। तीसरा है राइस का स्टीम बोरर। देखिए स्टीम बोरर राइस में काफ़ी इफेक्टिव इंसेक्ट है और इससे कम से कम 20 से 25% तक यील्ड का लॉस हो जाता है, यानी कि जो अटैक है वो 20 से 25% इकोनॉमिक यील्ड को लॉस कर देता है। तो इसका है इकोनोक्लोआ कोलोना और इकोनोक्लोआ पेनिकम, ये दो स्पीसीज हैं जो कि इसका अल्टरनेट प्रोवाइड कराते हैं स्टेम बोरर के लिए। स्टेम बोरर देखिए कोई भी कीट है उसकी कंप्लीटली लाइफ साइकिल्स होती है। सबसे पहले एक्स के बाद फिर लार्वा होता है, लार्वा के बाद प्यूपा और प्यूपा के बाद एडल्ट। देखिए हर एक कीट की लाइफ साइकिल जरूरी नहीं है कि ये मैंने ये लाइफ साइकिल बताई है यही हो, लेकिन कुछ में एक आध दो स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाता है और एक आध दो जो इनका लाइफिंग इवेंट्स है वो किसी में कम हो जाता है। तो ज़्यादातर ये जो राइस के जो वो है इंसेक्ट्स जो मैं बता रहा हूँ, ये जो है स्टीम बोरर में ये 4 तरह की इसकी लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले एक्स के बाद लार्वा के बाद प्यूपा और प्यूपा के बाद अडल्ट। देखिए जो राइस का जो स्टीम बोरर है इसमें ये जो लार्वा स्टेज होती है इसकी सेकेंड स्टेज, लार्वा स्टेज में ये काफ़ी अटैक करता है, ये डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है राइस की स्टीम में और फिर वो अपने जो नॉर्मल वाला पार्ट्स होता है राइस का, जो मुलायम वाला पार्ट्स होता है स्टीम का, उसे खाता रहता है और जो स्पाइक्स निकलने वाले होते हैं वो फिर नहीं निकलते हैं। तो कस्तूर में नेक्स्ट है हमारा, कस्तूर में हेरी कैटरपिलर के लिए क्रोटोलेरिया स्पीसीज जो कि अल्टरनेट होस्ट के रूप में प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है टमाटो का विल्ट है। देखिए एक वायरस डिजीज है टमाटो का विल्ट, इसमें प्लांट्स के जो पेटल्स हैं, जो लीव्स हैं, वो मतलब अननॉर्मलिटीज उसमें क्रिएट हो जाती हैं, देखते तो पीले पड़ने लगते हैं या फिर सिकुड़ने लगती हैं, मतलब अभी नॉर्मलिटीज उसमें क्रिएट हो जाती हैं। तो इसका जो अल्टरनेट होस्ट है वो
रेपेंस और पर्टिकुलाटा पर्टी तो हम टमाटो विल्ट से बात कर रहे थे। टमाटो विल्ट्स में देखिए ये एग्रोपायरन रेपेंस और ये पर्टू लाका पर्टुलाका ये एक स्पीसीज है जो कि टमाटो विल्ट्स के लिए होस्ट प्रोवाइड कराती है। दूसरा है पर्ल मिलेट का अर्गट डिजीज। ये अर्गट ये एक फंगल डिजीज है जिसमें कि जो उसकी ऊपरली वाली बाली होती है, ऊपरी सिरे पे जो बाली होती है पर्ल मिलेट्स में, जिसमें दाने आते हैं, जिसमें कि फ्रूट्स बनता है पर्ल मिलेट्स का, उसमें ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उसमें एबनॉर्मलिटीज क्रिएट हो जाती हैं। इसके लिए सेंचुरस सिलेरिस ये एक स्पीसीज है जो कि होस्ट का काम करती है। दूसरा है वेजिटेबल्स में स्टिंग नेमेटोड्स में स्टिंग नेमेटोड्स जो होते हैं ये रूट सरफेस पे इन्फेक्ट करते हैं। इसके लिए साइनोडॉन डेक्टाइलॉन और डिजिटेरिया स्पीसीज ये दोनों स्पीसीज होस्ट प्रोवाइड कराती हैं। मेज एक नेक्स्ट क्रॉप है हमारी मेज की। मेज में ड्राउनी मिल्ड्यू है। ड्राउनी मिल्ड्यू देखिए ये एक इसमें जो मेज की क्रॉप्स होती हैं उसमें येलो कलर की लाइंस आ जाती हैं और जो मेज का जो प्लांट्स होता है वो थोड़ा ड्वार्फ हो जाता है इसमें। तो जो इसके लिए होस्ट प्रोवाइड कराता है, जो इसके होस्ट है वो है सेकेरम एस्पोंटोनियम, जो कि एक काफ़ी अलग से देखा जाए तो जो सेकेरम एस्पोंटोनियम है ये भी इसी के मेज की तरह ही एक पोएसी फैमिली का प्लांट्स है जो इसके डाउनी मिल्ड्यू को होस्ट का काम करता है। नेक्स्ट है वीट में ब्लैक रस्ट के लिए एग्रो एग्रोपायरन रेपेंस ये एक प्लांट है जो होस्ट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है टमाटो का और तम्बाकू का मोजेक वायरस। ये TMV का मतलब होता है टमाटो मोजेक वायरस। ये इसके लिए प्लांट है वो ओवेटा, ये एक स्पीसीज है जो कि होस्ट प्रोवाइड कराती है। ग्राउंड नट का पीनट स्टीम नेक्रोसिस डिजीज है। ये जो है ये पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस इस पे होस्ट अल्टरनेट होस्ट के काम करता है ये पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस। नेक्स्ट है शुगर बीट का लीफ कर्ल वायरस ये एक चीनोपोडियम एल्बम पे सरवाइव करता है अल्टरनेट होस्ट के रूप में। और नेक्स्ट है मेज का ड्वार्फ मोजेक वायरस। ये एक वायरस डिजीज है जो कि सोरगम हेलिपेंस पर अपना सरवाइव करता है जब हमारा ये मेज की क्रॉप्स ना अवेलेबल होती है तब। वीड्स में नेक्स्ट है वीट का पाउडरी मिल्ट्यू जो कि एविना फटुआ जो कि एक मिमिक्री वीड्स है वीट का, उस पर सर्वाइव करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।